हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑल अबाउट एंथ्रोपोलॉजी। और आज जिस एंथ्रोपोलॉजिस्ट की हम लोग बात करेंगे वो है रुथ बेनेडिक्ट। सो इनके कोट से स्टार्ट करते हैं। द पर्पस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज टू मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर ह्यूमन डिफरेंसेस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इनके बैकग्राउंड की बात करते हैं। सो रुथ बेनेडिक्ट जो थी, उनका बर्थ हुआ था न्यूयॉर्क में ऑन जून 5, 1887 को। ये एक अमेरिकन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी और स्टूडेंट थी फ्रांस बोवास की। सो अगर हम एक सीक्वेंस में लगाएं तो सबसे पहले फ्रांस बोवास आते हैं और फिर रुथ बेनेडिक्ट आती हैं और उसके बाद मार्गरेट मीड आती है। ओके, तो कभी अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये लोग तीनों कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप एक को जानेंगे तो आप दोनों को गेस कर लेंगे, क्योंकि ये फ्रांस बोवास की दोनों स्टूडेंट थे, रुथ बेनेडिक्ट और मार्गरेट मीड, और ये तीनों लोग बिलोंग करते थे अमेरिकन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से। और इनका बहुत बड़ा रोल है किसमें, कल्चर और पर्सनालिटी स्कूल में, जिसको हम लोग साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी बोलते हैं। ओके, सो आइए आगे देखते हैं। सो जो मेजर वर्क था रुथ बेनेडिक्ट का वो था कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल में। सो कल्चर और पर्सनालिटी स्कूल में 3 पोस्टुलेट से। पहला कहता था कि जो कल्चर है कहीं का वो डिफाइन करता है कि वहाँ के लोगों की पर्सनालिटी कैसे होगी, और ये किसने कहा था, हम लोग ने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, मार्गरेट मीड ने। ओके, दूसरा जो पोस्टुलेट था वो ये था कि जो पर्सनालिटी है वो बिल्ड करती है कहीं के कल्चर को, कि कहाँ का कल्चर कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों की पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, ये कौन कहा था, ये कहा था रुथ बेनेडिक्ट ने। और तीसरा जो था वो ये था कि जो कल्चर और पर्सनालिटी है ये एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और दोनों एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, जिसमें अब्राहम कार्डिनेट और ये लोग आते हैं। ठीक है, कोरा डुबोई वगैरह। सो आइए अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जो रुथ बेनेडिक्ट ने कहा था कि कहीं किसी इंसान का जो पर्सनालिटी है वो डिफाइन करती है कुछ जगह का कल्चर कैसा होगा। सो रुथ बेनेडिक्ट ने कहा था कि जो इम्पैक्ट ऑफ पर्सनालिटी ऑन कल्चर, कि किसी इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी है उसके कल्चर को कैसे डिफाइन करती है। सो इन्होंने कहा था कि कल्चर क्या है, गिफ्ट है पर्सनालिटी का, कि अगर इंडिविजुअल की कैसी पर्सनालिटी है ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि वहाँ वो डिपेंड करेगा कि उस जगह का कल्चर कैसा होगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि कल्चर क्या है, कल्चर इज एनालॉगस टू एन इंडिविजुअल इन दैट इट इज मोर और लेस अ कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ एक्शन और थॉट। इन्होंने कहा था कि जो कल्चर और पर्सनालिटी है वो लगभग एक दूसरे के क्या है, एनालॉगस है, बिकॉज दोनों में जो है एक कंसिस्टेंट पैटर्न होता है थॉट का और एक्शन का। ठीक है, ठीक। और क्या, और इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि जब भी हम कल्चर की एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमें साइकोलॉजिकल अप्रोच लगाना पड़ता है, मतलब वहाँ पे हमें ये भी देखना पड़ता है कि थॉट और एक्शन का क्या तालमेल है। ठीक है, और इन्होंने कहा था कि जब हम कल्चरल इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो उसमें जो कल्चरल इंटीग्रेशन की जो टेंडेंसी होती है कि कोई कल्चर कितना इंटीग्रेट कर सकता है वो डिपेंड करता है स्पेशल जीनस पे। और ये स्पेशल जीनस, ये टर्म जो है अगर आप कभी पूछा जाए तो ये दिया था, ये टर्म, ये स्पेशल जीनस टर्म जो है, स्पेशल जीनस, ये टर्म ही दिया था रुथ बेनेडिक्ट ने, ये बताने के लिए कि जो किसी भी कल्चर की टेंडेंसी की वो कितना किसी कल्चर की टेंडेंसी को कितना इंटीग्रेट कर सकता है, वहाँ के लोग कितना आपस में जुड़ के रह सकते हैं, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पेशल जीनस। और ये स्पेशल जीनस है क्या, ये स्पेशल जीनस यही है कि टाइप ऑफ पर्सनालिटी है। ठीक है, और उन्होंने कहा कि हर कल्चर में 2 तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, 2 तरह की पर्सनालिटियाँ होती है, पहली होती है अपोलोनियन और दूसरी होती है डायनोसियन। सो जो अपोलोनियन पर्सनालिटी के लोग होते हैं, ये वर्ड आया है ग्रीक गॉड अपोलो, जो कि किसके हैं, सन के डाइटिंग है। ठीक है, ठीक। और ये कैसे हैं, ये गॉड ऑफ पीस है, गॉड ऑफ डिसिप्लिन और काइंड है। यहाँ ऐसे लोग होते हैं जो अपोलोनियन, जिनकी पर्सनालिटी होती है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में उन्होंने किसका एग्जांपल दिया, पैब्लो इंडियन, जिसको पैब्लो या फिर जूनी भी कहा जाता है, जूनी इंडियन का एग्जांपल दिया मैक्सिको का। और नेक्स्ट उन्होंने जो दूसरी पर्सनालिटी की बात की वो थी डायनोशियन पर्सनालिटी की, जिसको ग्रीक गॉड डायनोस, सॉरी यहाँ पर डायनोस होना चाहिए, ग्रीक गॉड डायनोस के नाम से, जो कि गॉड ऑफ क्या है, लग्जरी है, गॉड ऑफ ड्रिंकिंग, गॉड ऑफ वाइन। ठीक है, इनको कहा जाता है। ठीक, मतलब ऐसे लोग जिनके अंदर थोड़ा वायलेंट कैरेक्टर होगा, जो एग्रेसिव होंगे, उस तरह के लोग डायनोशियन पर्सनालिटी में आते हैं। और इसके एग्जांपल उन्होंने दिया डोबू और कॉकीतुल को। ठीक है, डोबू और कॉकीतुल। ठीक, ये इस टाइप की बात की। ठीक है, अब इसको आगे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए 1 सेकेंड। सो ये समझने के लिए सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जो रुथ बेनेडिक्ट का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है पैटर्न ऑफ कल्चर, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा था कि क्या है, पर्सनालिटी जो है वो डिपेंड करती है, किसी भी जगह का कल्चर डिपेंड करता है कि वहाँ के लोगों की पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, मतलब पर्सनालिटी ही कल्चर बनाएगी। ठीक, सबसे बड़ी बात। और मार्केट में क्या कहा था कि नहीं, कल्चर डिटरमाइन करता है कि लोगों की पर्सनालिटी कैसी होगी। ठीक, इसका अपोजिट। सो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि कल्चर क्या है, कल्चर इज पर्सनालिटी रिट एट लार्ज, मतलब जब हम पर्सनालिटी को बहुत लार्ज स्केल पे सब देखते हैं तो वही चीज़ क्या हो जाती है, कल्चर वो बन जाती है। ठीक है, मतलब किसी इंडिविजुअल की जो पर्सनालिटी हम देखते हैं उसको अगर लार्ज स्केल पे देखें, एज ए सोसाइटी लेवल पे देखें, तो वही वहाँ का कल्चर हो जाता है। ठीक, अब देखिए अपनी इस बात समझाने के लिए उन्होंने पैटर्न ऑफ कल्चर में 3 ट्राइब्स की स्टडी की, द पैब्लो, द डोबू और क्वाकीतुल। इन 3 ट्राइब्स की स्टडी की, और जो सबसे लंबी इनकी स्टडी थी वो पैब्लो की थी, जिसको जूनी भी कहा जाता है। इस पर इन्होंने 11 साल तक स्टडी की, और उन्होंने कहा कि जो ये पैब्लो या फिर आप इनको जूनी कहिए, इनके अंदर जो कैरेक्टर होता है, ये जो जूनी ट्राइब है ये कैसे होते हैं, ये अपोलोनियन टाइप। ठीक है, अपोलोनियन ट्राइब्स, मतलब कि इनके अंदर पर्सनालिटी होती है, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत काइंड लोग होते हैं, इनमें ग्रुप को फोकस किया जाता है, और इस वजह से इनकी पर्सनालिटी ऐसी होने की वजह से इनका कल्चर जो है बहुत ज़्यादा सबमिसिव टाइप होता है। लोग बहुत प्यार से रहते हैं, कोऑपरेशन से रहते हैं, ग्रुप को फोकस करते हैं। ऑन द अदर हैंड ये एग्जाम्पल देते हैं क्वाकीतुल का, और ये कहते हैं कि जो क्वाकीतुल ट्राइब है ये जो है एग्जाम्पल है डायनोशियन कैरेक्टर का। और ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ के लोग, क्योंकि इनकी पर्सनालिटी डायनोशियन टाइप की होती है, इसी वजह से यहाँ हमेशा वायलेंस इनके कल्चर में देखने को मिलेगा, एग्रेशन मिलेगा। इनमें क्या किया जाता है, बच्चों की जब रियरिंग की जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, इनमें डायनोशियन पर्सनालिटी इन लोगों की होती है, इस वजह से ये अपने बच्चों को भी बचपन से ही जंगल में छोड़ आएंगे कि वो खुद जाके सुपर नेचुरल पावर से डील करें, क्योंकि ये बिलीव करते हैं सुपर नेचुरल चीज़ों में। तो ये अपने बच्चों को अकेले छोड़ाते हैं जंगल में कि जाओ खुद ही डील करो, इंडिविजुअलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है,
ना कि ये लोग फोकस करते हैं, ठीक है, ये ग्रुप पे नहीं फोकस करते कि एक ग्रुप के साथ रहा जाए, कॉपरेशन के साथ रहा जाए, इनका मेन फोकस होता है इंडिविजुअलिटी पे, ठीक। सो अगर आप तो यहाँ पे मार्गरेट मीड ये एग्जांपल, सॉरी यहाँ पे रुथ बेनेडिक्ट ये एग्जांपल देके समझाना चाह रही हैं कि जो जूनी लोग हैं, क्योंकि इनका कैरेक्टर जो है अपोलोनियन टाइप है, तो इनकी सोसाइटी, इनका जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा सबमिसिव टाइप है, लोग बहुत कॉपरेशन में रहते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो क्वाकितुल हैं, क्योंकि इनका कैरेक्टर जो है, इनकी जो पर्सनालिटी है वो डायनोशियन टाइप है, तो इन लोगों में वायलेंस, कॉन्फ्लिक्ट और ये सब इनके कल्चर में देखने को मिलेगा, ठीक है, इंडिविजुअलिटी इनके कल्चर में देखने को मिलेगी, ठीक। ये चीज़ इन्होंने समझाने की कोशिश की। अब दूसरी चीज़ जो इन्होंने पैटर्न ऑफ कल्चर में ये जो 3 टाइप की स्टडी की, पैटर्न ऑफ कल्चर में ये तो इन्होंने समझाया, इन्होंने एक चीज़ और समझाई कि पैटर्न ऑफ कल्चर एग्जैक्टली है क्या। देखिए, पैटर्न ऑफ कल्चर में रुथ बेनेडिक्ट कहती हैं कि किसी भी कल्चर में जब हम स्टडी करते हैं तो उसका क्या होता है, उसका अपना एक पैटर्न होता है, हर कल्चर का अपना एक पैटर्न होता है, ठीक। कैसे? वो कहते हैं कि जैसे देखिए, उन्होंने कहा कि हर कल्चर में 2 चीज़ें होती हैं, एक कल्चर में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कल्चर ट्रेट और दूसरा होता है कल्चर कॉम्प्लेक्स। कल्चर कॉम्प्लेक्स, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो कल्चर ट्रेट होता है, जो कल्चर का ट्रेट होता है, कल्चर ट्रेट क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी कल्चर की। ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में आ चुका है कि कल्चर की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो कल्चर ट्रेट जो होता है वो किसी कल्चर की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। और जब ढेर सारे कल्चर ट्रेट मिलते हैं, ढेर सारे जब कल्चर ट्रेट मिलते हैं, ट्रेट प्लस ढेर सारे कल्चर ट्रेट, तो ये मिलकर बनाते हैं कल्चर कॉम्प्लेक्स, ठीक। और ये फाइनली ये जो कल्चर कॉम्प्लेक्स है, मतलब कल्चर ट्रेट और प्लस कल्चर कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू जाके बनता है हमारा एक फाइनल कहीं का कल्चर, ठीक। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कल्चर ट्रेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी मटेरियल या फिर नॉन मटेरियल, मतलब ऐसी चीज़, हम मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर में आपको समझा चुकी हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हम छू सकें, जैसे पेन, कॉपी, ये सब एक मटेरियल कल्चर है, इसको ह्यूमन ने बनाया। और नॉन मटेरियल कल्चर मतलब आपके बिलीव, आपके रिचुअल्स, ये सब नॉन मटेरियल कल्चर में आएंगे, ठीक है। सो कल्चर ट्रेट कुछ भी हो सकता है, एक पेन भी हो सकती है, एक फुटबॉल भी हो सकता है, कोई भी सामान, कुछ भी कल्चर ट्रेट है, कल्चर का एक ट्रेट है, ठीक है। अब कल्चर कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैरिज को एग्जांपल लेते हैं, ठीक। मैरिज इन इंडिया, ठीक है। तो मैरिज इन इंडिया क्या है, कल्चर है। इंडिया के मैरिज का कल्चर क्या है कि कैसे इंडिया में शादी होती है, ठीक। तो इसमें एक रिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक कल्चर ट्रेट हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया। अगर हम इंगेजमेंट सेरेमनी की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कल्चर का कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे कल्चर ट्रेट होंगे ना। क्योंकि इंगेजमेंट हो रही है तो उसमें रिंग भी होगा, उसमें म्यूजिक होगा, उसमें फ्लोर होगा, उसमें टेबल होंगी, उसमें कुर्सियाँ होंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये कल्चर कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया। और फाइनली अगर हम बात करें मैरिज की, तो मैरिज इन इंडिया की, तो मैरिज इन इंडिया एक पूरा कल्चर हो गया कि इंडिया में कैसे मैरिज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कास्ट सिस्टम की अगर बात करें, तो कास्ट सिस्टम भी क्या है, एक कल्चर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कास्ट सिस्टम हमारा क्या पूरा कॉम्प्लेक्स है। इसके कई कल्चरल ट्रेट हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रैटिफिकेशन जो है हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में, ठीक है। और ये पूरा क्या है, कास्ट सिस्टम क्या है, कल्चर का कॉम्प्लेक्स है। और ये किस कल्चर के अंदर आ रहा है, इंडियन कल्चर के अंदर। आई होप अब आप ये समझ गए होंगे। सो रुथ बेनेडिक्ट क्या कह रही है, रुथ बेनेडिक्ट कह रही है हर कल्चर का अपना एक पैटर्न होता है, ठीक है। पैटर्न ऑफ कल्चर मतलब आप कहीं भी जाएंगे तो हर कल्चर का अपना एक पैटर्न होता है, जिससे वहाँ का कल्चर क्या होता है, वहाँ का कल्चर डिसाइड होता है। और ये सब कैसे बनते हैं, कल्चर के कुछ ट्रेट होते हैं और वो बनाते हैं कल्चर के कॉम्प्लेक्स को, फाइनली बनता है वहाँ का पैटर्न ऑफ कल्चर का पूरा पैटर्न बन जाता है, ठीक। सो ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका वर्क था, पैटर्न ऑफ कल्चर, ओके, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैंने बताया आपको कल्चर कॉम्प्लेक्स के बारे में, कल्चर ट्रेट के बारे में। तो आपको ये चीज़ बहुत जरूरी है, पता होनी चाहिए कि कल्चर ट्रेट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कल्चर है, और ढेर सारे कल्चर ट्रेट मिलकर कल्चर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। यही कल्चर कॉम्प्लेक्स कहीं का कल्चर बनाता है और उस हिसाब से वहाँ कल्चर का पैटर्न बन जाता है, ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट वर्ड था रुथ बेनेडिक्ट का, वो सेम एज मार्गरेट मीड, स्टडी ऑफ नेशनल कैरेक्टर। इनफैक्ट ये मार्गरेट मीड से पहले आई थी, तो इन्होंने उसके पहले ही स्टडी की थी सबसे पहले। सो इन्होंने अपने जो स्टडी की थी नेशनल कैरेक्टर की, वो इनकी बुक में था द क्राइजेंथेमम एंड द सॉर्ड में, ठीक है, 1946 में बुक आई थी। इन्होंने सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस और स्टडी एट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट प्रोपाउंड किया। और ये चीज़ क्यों हुआ था, मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम जैसे मार्गरेट मीड को अपॉइंट किया था, वैसे ही यूएस ने इनको गवर्नमेंट सोशल एनालिस्ट के तौर पे इनको अपॉइंट किया था, जिसमें उन्होंने न्यूज़पेपर, फिल्म्स, डायरी और किसके ऊपर स्टडी की थी, जापानीज प्रिजनर के ऊपर स्टडी की थी, ठीक है। जो जापान के प्रिजनर अमेरिका में थे उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की थी और अपनी ये बुक निकाली थी क्राइजेंथेमम एंड द सॉर्ड। अब देखिए समझते हैं इसमें क्या था। क्राइजेंथेमम जो है ये जो है ये जापान का नेशनल फ्लावर है, ओके, ये नेशनल फ्लावर है जापान का। सो इन्होंने जो जापान के चाइल्डहुड में बच्चों के जो चाइल्डहुड वाला स्टेज होता है, इसको किससे कंपेयर किया, क्राइजेंथेमम के फ्लावर से। और उन्होंने कहा कि जब स्टार्टिंग में चाइल्डहुड पीरियड में, बचपन में, जो जापानीज़ लोग हैं वो अपने बच्चों को एक फ्लावर की तरह ट्रीट करते हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा फुल लव, फ्रीडम, केयर, कॉपरेशन, हर चीज़ उनको मिलता है, ठीक है, सब कुछ देखते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं। लेकिन जब बच्चा जो है एडल्टहुड में आता है, एडोलसेंस में आता है, जैसे ही टर्म यूज़ करती हैं कि जैसे होता नहीं कि फ्लावर जैसे ही ब्लॉसम करता है, जैसे ही फ्लावर खिलता है, जैसे ही जैसे ही फ्लावर खिलता है, सो वहाँ पर क्या हो जाता है, उन्होंने यूज़ क्या वर्ड किया, शॉर्ट वर्ड यूज़ किया। मतलब हमेशा उनके गर्दन पे एक तलवार लटकती रहती है, उनको फिर एकदम अलग ही तरीके से उनको उनकी परवरिश शुरू हो जाती है कि
उसमें क्या होता है कि उसमें बच्चे को पूरी तरीके से छोड़ दिया जाता है कि वो अपने खुद को डील करना सीखें, सिचुएशन को डील करना सीखें, उनको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जाती है और वो किसी की हेल्प भी नहीं ले सकते, ठीक है, वो किसी की हेल्प भी नहीं ले सकते, ठीक, उन्हें पूरी तरीके से अपने ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, वो अपने एल्डर्स की मदद नहीं ले सकते। सो उन्होंने कहा कि यही चीज़ उन्होंने क्राइजेंथेमम और सॉर्ट से कंपेयर किया कि जापान में कैसे बच्चे की रियरिंग होती है कि शुरू में उनको चाइल्डहुड में क्राइजेंथेमम के फ्लावर की तरह रखा जाता है और लास्ट में उनको उनके एडल्टहुड में उनको सॉर्ट से कंपेयर किया कि हमेशा उनको अपने ऊपर ही उनको डिपेंड होना पड़ता है, वो किसी की हेल्प नहीं ले सकते और खुद से ही हर चीज़ उनको डील करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये उन्होंने जो स्टडी की थी जापानीज़ लोगों के ऊपर, ठीक है, और ये कैसे स्टडी थी, ये एक स्टडी थी कैसे, स्टडी एट डिस्टेंस, ठीक है। ये सारी स्टडी उन्होंने जापानीज़ प्रिजनर्स के इंटरव्यू प्लस लेटर से, डायरीज से, उनकी उस बेसिस पे उन्होंने अपनी ये बुक लिखी थी क्राइजेंथेमम एंड द सॉर्ट, जिसमें उन्होंने जापानीज़ बच्चों के बारे में बात किया था कि कैसे उनकी रियरिंग होती है, ठीक है। सो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ इनसे जुड़ी बुक्स के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रुथ बेनेडिक्ट थी उन्होंने किन किन ट्राइब्स पे काम किया था, ठीक है। एग्जाम में आता है, हम लोग क्या होता है कि एक जो बहुत ज़्यादा फेमस कुछ ट्राइब्स होती हैं उन्हीं के बारे में जानते हैं और जिनके बारे में नहीं जानते कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और हम सोचते हैं कि अच्छा इस पर क्या रुथ बेनेडिक्ट ने इस पर भी काम किया था, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सो पहली ट्राइब जिस पे इन्होंने काम किया था वो थी अपाचे, फिर जूनी, तो जूनी, पैब्लो और कॉकीतुल, ये तीन तो हम लोग जानते, सॉरी जूनी और पैब्लो तो एक ही, कॉकीतुल और डोबू सॉरी, ये तीनों तो हम लोग जानते हैं कि इन्होंने पैटर्न ऑफ कल्चर में समझाने के लिए या फिर कैसे पर्सनालिटी से कल्चर बिल्ट होता है ये समझाने के लिए इन्होंने जूनी या फिर पैब्लो एक ही है, कॉकीतुल और डोबू पे काम किया था। लेकिन इन्होंने और भी इंपॉर्टेंट ट्राइब्स पे काम की हैं, जैसे अपाचे, ये आपको पता होना चाहिए, सेरेनो ये पता होना चाहिए, पूमा ट्राइब पे इन्होंने काम किया है और कॉकटी ट्राइब पे काम किया है, ठीक है। देखिए अगर आपको ये ट्राइब्स पता होंगे ना, कई बार अगर इनसे बुक्स पूछी गई तो आप बुक्स भी सही निकाल ले जाएंगे कि अच्छा ये बुक किसने लिखी है, ठीक है, क्योंकि कई बार ट्राइब्स के नाम पे ही बुक रहती है और आपको पता है ये ट्राइब रुथ बेनेडिक्ट ने इस पर काम किया, सो आप बुक भी उससे रिलेटेड बुक भी आप जान जाएंगे कि ये रुथ बेनेडिक्ट का ही काम है, ठीक है। सो बुक देखते हैं, फेमस बुक इनकी है रेस, साइंस एंड पॉलिटिक्स, 1940 में आई थी, और बुक हमने देखी ली इनकी पैटर्न ऑफ कल्चर, क्राइजेंथेमम एंड द सॉर्ट, ये बहुत फेमस बुक है। उसके बाद फिर ये रेस, साइंस एंड पॉलिटिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, द रेस ऑफ मैनकाइंड 1943 में। उसके बाद टेल्स ऑफ, देखिए टेल्स ऑफ कॉकटी इंडियंस है ना, अब अगर आपको पता है कि कॉकटी इंडियंस पे काम किया है रुथ बेनेडिक्ट ने तो आप ये तो क्वेश्चन तुरंत निकाल ले जाएंगे। 1931 में एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट एट वर्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 1959 में जूनी माइथोलॉजी, आपको पता है जूनी पे किसने काम किया है, तो ये भी आप निकाल ले जाएंगे, रुथ बेनेडिक्ट की बुक है 1935 में। एंड रेस एंड रेसिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट बुक ये भी है जो है रुथ बेनेडिक्ट की, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।